जय हिंद दोस्तों यूपीएससी एग्ज़ामिनेशन के प्रोसेस को लेके अभी काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं और जैसा कि सामने आया है कि कुछ कैंडिडेट्स जिन्होंने अनफेयर मींस यूज़ करके यूपीएससी एग्ज़ाम्स में सिलेक्शन लिया है और ये बहुत कोई भी कैंडिडेट जिसने यूपीएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी की है उसके लिए ये बहुत ही दुखद खबर हो सकती है, क्योंकि कैंडिडेट्स किस तरह से अपनी ज़िंदगी के कीमती साल इस एग्ज़ाम की तैयारी में देते हैं और अगर कोई कैंडिडेट अनफेयर मीन यूज़ करके उनसे आगे निकल जाए और एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाए तो ये बहुत दुख की बात है। और इस दुख को सही मायने में वही कैंडिडेट समझ सकता है जिसने अपने ज़िंदगी के कीमती साल इस एग्ज़ाम की तैयारी में दिए। रिसेंटली मैंने एक कैंडिडेट को ये कहते हुए सुना कि मेरा इस पूरे एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस से भरोसा उठ गया है और अब मेरा तैयारी करने का मन नहीं करता। ये सेंटेंस थोड़ा चिंता का विषय है और ये बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में इस तरह की दुविधा चल रही है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सही मायने में सिचुएशन क्या है। क्या सही में यूपीएससी का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें सीवियर फ्लॉज हैं, कुछ ऐसे फ्लॉज हैं जिनके रहते हुए जो अच्छे और जेन्युइन कैंडिडेट हैं वो सफ़र करेंगे आगे जाके, या ये जो पूरा मुद्दा है, ये पूरा जो इशू है, ये थोड़ा ज़्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन मीडिया में आ गया है। इसको समझ लेते हैं, क्योंकि कैंडिडेट्स इस पूरे प्रकरण की वजह से कैंडिडेट्स की प्रिपरेशन हैम्पर हो रही है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो इसी में लगे हुए हैं, उनका दिमाग इसमें उलझा हुआ है और इसके चलते प्रिपरेशन पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और ये कीमती समय है, उनका समय ख़राब हो रहा है और अल्टीमेटली उनकी प्रिपरेशन हैम्पर हो रही है। तो इसको ब्रीफ में समझ लेते हैं कि एक्चुअली में ये पूरे प्रोसेस में कितनी चीज़ें हैं जिसके लिए सही में आपको इस लेवल की चिंता करनी चाहिए या आपको इस लेवल का डीमोटिवेशन होना चाहिए। जैसा आप जानते हो यूपीएससी रिक्रूटमेंट एजेंसी है, तो सारी जो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज़ हैं वो अपनी वैकेंसीज़ को असेस करती है, असेस करके उसका इंडेंट बनाती है और यूपीएससी को टास्क मिलता है कैंडिडेट्स को रिक्रूट करने का, कितने कैंडिडेट्स रिक्रूट करने हैं और किस कैटेगरी में करने हैं, किस ग्रुप में करने हैं। उसके बाद यूपीएससी अपना प्रोसेस शुरू करता है, नोटिफिकेशन इशू करने से लेकर जो वेरियस स्टेप्स हैं एग्जामिनेशन की, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ये सब करता है और कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करके हैंड ओवर कर देता है। तो इस पूरे प्रोसेस में जो वेरियस मिनिस्ट्रीज़ हैं और यूपीएससी है, इसके बीच में कोऑर्डिनेट करता है डीओपीटी कोऑर्डिनेटिंग मिनिस्ट्री होती है। अब जो एक पर्टिकुलर केस है जिसके चलते ये सारा इशू चल रहा है कि एक कैंडिडेट है एक्स जिसने ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट यूज़ किया, शायद जिसके लिए उनका एंटाइटलमेंट नहीं था, और एग्ज़ाम में सिलेक्शन लिया। साथ ही साथ उन्होंने फिज़िकल डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेट को भी यूज़ किया, उसकी भी डिसेबिलिटी उनकी डाउटफुल है। तो ये फिर कैसे हो गया कि सर्टिफिकेट गलत किसी ने लगा लिए और उसको यूज़ कर लिया और सिलेक्शन ले लिया। तो इसमें ये समझने वाली बात है कि कोई भी कैंडिडेट जो सर्टिफिकेट अप्लाई करता है, चाहे वो SC ST का हो, OBC नॉन क्रीमी लेयर का हो, EWS का हो या फिज़िकल डिसेबिलिटी का हो, इस सर्टिफिकेट को वेरीफाई करने के लिए डेजिग्नेटेड एजेंसीज़ हैं जो ये वेरीफाई करती हैं। और वेरीफाई करने का प्रोसेस क्या है कि जो डेजिग्नेटेड एजेंसी है वो उस डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करती है, जिसने उस डिपार्टमेंट को और उस ऑफिस को कांटेक्ट करती है जहाँ से वो सर्टिफिकेट इशू हुआ है। जैसे मान लीजिए OBC नॉन क्रीमी लेयर की हम बात करें, नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट इशू होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक नंबर उस पर होता है। तो जो जांच एजेंसीज़ हैं वो उस डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करती है कि ये जो नंबर का OBC NCL सर्टिफिकेट है इसकी आप वैधता बताइए, इसकी जेन्युइनिटी बताइए। तो वो जो डिपार्टमेंट इसने इशू किया है वो देखता है कि हाँ इस नंबर का सर्टिफिकेट हमारे यहाँ से इशू हुआ था, वो बता देता है कि हाँ ये सर्टिफिकेट हमारे यहाँ से इशू हुआ है, इस डेट में हुआ है। इसके लिए जितने जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी वो एप्लीकेंट्स ने हमारे सामने प्रोड्यूस की थी, हमने उन डॉक्यूमेंट्स को चेक किया और उसके बेसिस पे सर्टिफिकेट बनाया। बात ख़त्म हो गई। वो जो जिसने इशू किया, जिस डिपार्टमेंट ने, वो वेरीफाई कर देता है और यहाँ ये जो वेरीफाइंग एजेंसी है यूपीएससी को कन्वे कर देती है कि हाँ सर्टिफिकेट जेन्युइन है। अब आप देखिए कि इस पूरे फ्लो में अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करनी है तो उस डिपार्टमेंट की, उस ऑफिस की फ़िक्स होनी चाहिए जहाँ से पर्टिकुलर सर्टिफिकेट इशू हुआ है।
क्योंकि ये उसका रोल था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सर्टिफिकेट को इशू करना। और उसने अगर सर्टिफिकेट इशू किया है, वो डेजिग्नेटेड है, उनको एंटाइटलमेंट है सर्टिफिकेट इशू करने का, तो फिर यूपीएससी उसमें इंटरवीन नहीं करेगी, क्योंकि यूपीएससी का रोल नहीं है कि वो सर्टिफिकेट की जेन्युइनिटी को देखे। वो देखे कि ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट कैंडिडेट लेके आया तो उसके फादर की इनकम क्या थी, 8 लाख से ज़्यादा या नहीं, ये यूपीएससी का काम नहीं है। इसके लिए एजेंसीज हैं। और दूसरा, वो डिपार्टमेंट जिसने इशू किया है, ये उसकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा इशू है कि जो कैंडिडेट हैं, जो इस तरह के करप्ट माइंडसेट के कैंडिडेट हैं, इनको इंटरव्यू में नंबर कैसे मिल जाते हैं, यूपीएससी उनको नंबर कैसे दे देता है। अगर हम इसी कैंडिडेट की बात करें जिनके लिए ये सारा इशू चल रहा है, तो इनके जो इंटरव्यूज़ में मार्क्स आए हैं वो 170 टू 180 के रेंज में आए हैं। अच्छे नंबर हैं ये इंटरव्यू के हिसाब से, लेकिन ये बहुत आउटस्टैंडिंग नंबर नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि ये ऐसे नंबर हैं कि यूपीएससी ने इनको कोई आउट ऑफ द वे फेवर दिया है और इतने नंबर दे दिए। अगर इनके नंबर 230 240 की रेंज में होते तो समझ में आता कि शायद किसी तरह का कुछ फेवर दिया गया है, लेकिन ये नंबर 170 टू 180 है और ये बहुत आउटस्टैंडिंग कैटेगरी नहीं है इंटरव्यू मार्क्स की। और आप ये देखिए कि जिस कैंडिडेट की हम बात कर रहे हैं, उनका बैकग्राउंड देखिए। वो, उनके फादर आईएएस हैं, वो पूरी लाइफ उन्होंने इस तरह की कम्युनिटी में उनका उठना बैठना रहा है, उनकी ग्रूमिंग हुई है जहाँ पे सीनियर आईएएस ऑफिसर्स रहे हैं। तो नेचुरली जब वो इंटरव्यू देने जाएंगे, इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठेंगे, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, एक कंफर्ट लेवल होगा, एक सहजता होगी उनके इंटरव्यू जब वो फेस कर रहे होंगे। तो ये कॉन्फिडेंस, ये जो उनका कंफर्ट लेवल है, ये कहीं ना कहीं हेल्प किया होगा उनके इंटरव्यू मार्क्स फैच करने में। साथ ही साथ ये भी है कि यूपीएससी फीमेल कैंडिडेट को रिलेटिवली सपोर्ट करता है, उनको प्रमोट करता है, उनको ज़्यादा नंबर देता है। तो इन दो एस्पेक्ट के होने के बाद भी अगर उनके मार्क्स 170 और 180 की रेंज में आते हैं, तो यूपीएससी ने उनको कहीं किसी तरह का फेवर नहीं दिया, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा जान पड़ता है। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए जहाँ पे आप देख सकते हो कि यूपीएससी डायरेक्टली, ऐसा नहीं लगता कि यूपीएससी की तरफ से कोई बड़ी गलती हुई है, या जो वर्ड स्कैम यूज़ हो रहा है कि यूपीएससी स्कैम, ऐसा नहीं लगता है। हाँ, कुछ इरेगुलरिटीज़ ज़रूर हुई हैं जो इस पूरे प्रोसेस में निकल के आ रही हैं। जैसे कि कैंडिडेट ने अपनी डिटेल्स को चेंज करके, अपना नाम बदल के, उन्होंने मल्टीपल अटैम्प्ट्स लिए हैं, जितने निर्धारित उनके अटैम्प्ट्स थे उससे ज़्यादा लिए हैं। उन्होंने अपनी फिज़िकल डिसेबिलिटी की कैटेगरी ही बदल दी, बेनिफिट्स को ज़्यादा फैच करने के लिए कैटेगरी ही बदल दी, और उसके बाद बदली हुई कैटेगरी के साथ उन्होंने एग्ज़ाम अटैम्प्ट किया। ये इरेगुलरिटीज़ ज़रूर हैं और इनको एड्रेस होना चाहिए। अब जो मेरे फ्रेंड्स इस बात को लेके बहुत चिंतित हैं और उन्हें इस बात की चिंता हो रही है कि अब इस एग्ज़ाम की तैयारी करने का क्या फ़ायदा, यहाँ तो बड़ी धांधली है। आप ये सोचिए कि इसमें डीमोटिवेट होने की बजाय आप मोटिवेट हो सकते हैं कि ये जो इरेगुलरिटीज़ चल रही थी, ये जो सो कॉल्ड प्रॉब्लम चल भी रही थी, अब वो हाईलाइट हो गई है और यूपीएससी इनको एड्रेस करेगा और इनको फिक्स करेगा, डेफिनेटली करेगा। तो ये जो इरेगुलरिटी चल रही थी अब वो ख़त्म हो जाएंगी, वो काफ़ी हद तक एड्रेस हो जाएंगी। तो आप इस बात को लेके कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं कि अब इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करनी पड़ेंगी। और इन सब के साथ साथ आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने प्रिपरेशन के प्रोसेस को हैम्पर ना होने दें, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ज़रूरी टाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। आप अपनी, क्योंकि अभी ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, सभी लोग इसको लेके वीडियोस बना रहे हैं, इसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर किए जा रहे हैं, और ये थोड़ा सा ज़्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन इसको शो किया जा रहा है कि यूपीएससी में स्कैम हो रहा है। यूपीएससी एक ऐसी बॉडी है जिसने ओवर द ईयर्स, मल्टीपल डिकेड्स में अपने क्रेडेंशियल्स प्रूव किए हैं, और इंडिया में तो ये बेस्ट है ही। अगर आप इसको ग्लोबल लेवल पे देखेंगे रिक्रूटिंग एजेंसीज के कंपैरिजन में, तो ये वन ऑफ द बेस्ट है। और रही बात जो ग्लिचेस अभी आए हैं सामने, तो जैसे आप कोई मोबाइल ऐप यूज़ करते हैं, इसमें भी ग्लिचेस आते हैं, फिर आप उसको अपडेट करते हैं, सिस्टम को अपडेट करते हैं, और फिर ये बेहतर तरीके से काम करता है। वैसे ही यूपीएससी के इस पूरे प्रोसेस में कुछ ग्लिचेस सामने आए हैं टाइम के साथ। यूपीएससी डेफिनेटली इसको एड्रेस करेगा और अपडेट करेगा अपने सिस्टम को, और फिर से इसका सिस्टम जो रहेगा यूपीएससी का, वो बेहतर रहेगा, फुल प्रूफ रहेगा। मेरा मैसेज आपको यही है फ्रेंड्स कि आप अपनी प्रिपरेशन के इस प्रोसेस को हैम्पर मत होने दीजिए। इस सारे प्रकरण के चलते आपका टाइम ख़राब होगा, अल्टीमेटली आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन हैम्पर होगी। तो आप फोकस
बना के रखिए अपना प्रिपरेशन की तरफ। और ये जो इश्यूज़ रेज़ हुए हैं अब ये काफ़ी हाई लेवल पे हाईलाइट हो चुके हैं, तो ये फिक्स होंगे और ज़रूर होंगे। और ये मैसेज है हम सभी के लिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा सेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। मैंने मेरी जो भी लिमिटेड नॉलेज थी मैंने कोशिश की कि मैं आपके साथ शेयर करूं, और आपका ये जो इस समय दुविधा का एक समय चल रहा है, आप इस दुविधा से बाहर आएँ और अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दें। फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरह के अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।